वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 27 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में है। अभी हाल ही में इंडिया को 53 ग्लोबल इकोनॉमीज में 40th रैंक दी गई है। इस एनुअल एडिशन में, जिसे आप इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कह सकते हैं, एक्चुअली में ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे रिलीज किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा, GIPC के द्वारा। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टी को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जैसे कि आपका मकान, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी इंडिविजुअल के इंटेलेक्ट से ओरिजिनेट होती है। आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे देख नहीं सकते। लाइक आपने कोई फॉर्मूला बनाया है, आपने कोई थियरी डेवलप की है, आप गाना गाते हैं, ये सब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसे कोई देख अथवा छू नहीं सकता। तो ये मतलब हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ये जो इंडेक्स है, ये 53 ग्लोबल इकोनॉमीज को इवैल्यूएट करता है। ये ऐसे देश हैं जो दुनिया की 90% GDP को भी कवर कर लेते हैं। पैरामीटर्स में देखिए 50 इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट, ट्रेड सीक्रेट्स, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट, इन्फोर्समेंट, सिस्टमैटिक एफिशिएंसी, मेंबरशिप एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। कौन सा देश इन सभी पैरामीटर्स पे कितना अच्छा काम कर रहा है, उसी बेसिस पर इंडिया को या सभी देशों को रैंक किया जाता है। इंडिया की रैंक यूजुअली खराब ही रहती है। जो IP इंडेक्स है वो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक रोड मैप भी तैयार करता है, इंडिकेट करता है कि आपको कुछ और बढ़िया काम करने की ज़रूरत है अपने देश में क्रिएटिविटी, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, और आपको एक रोबस्ट IP पॉलिसी लानी होगी। वैसे अमेरिका अक्सर आरोप लगाता रहता है कि इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों की अनदेखी करता है, इसीलिए इंडिया की रैंकिंग अगर US की कोई एजेंसी लॉन्च कर रही है तो डेफिनेटली वो कम ही होगी। क्या निकल के आया? US, UK, जर्मनी, फ्रांस और जापान ये टॉप 5 इकोनॉमीज हैं जिन्होंने 2021 के IP इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया है, 1 to 5 पे परफॉर्म किया है। इंडिया को 2021 के इंडेक्स में 40वीं रैंक दी गई है 53 देशों में, और 2020 में भी इंडिया की जो रैंक थी वो 40th ही थी। ब्रिक्स नेशंस में यद्यपि इंडिया ने इस साल अच्छा परफॉर्म किया है, सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ अवेल की है, मतलब सभी पैरामीटर्स पे इंडिया ने 13% का इंप्रूवमेंट किया है। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें करते हैं। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो IPR को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। नेशनल IPR पॉलिसी इंडिया के लिए लॉन्च की गई थी 12 मई 2016 को। इट वॉज अ काइंड ऑफ विजन डॉक्यूमेंट जिसमें फ्यूचर रोड मैप तैयार किया गया कि इंडिया IPR के लिए क्या क्या करेगा। इसके अलावा सेल्फ और IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, CIPAM, इसे भी तैयार किया गया है। ये नेशनल IPR पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोऑर्डिनेट करेगा। IP अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया गया है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल और कॉलेज लेवल पे, ताकि लोग जानें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, पेटेंट या फिर जो भी उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड राइट्स उनको मिलने चाहिए, वो उसको लेकर अवेयर रहें। एक ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, नाम है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फोरम है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं, पॉलिसीज हैं, इंफॉर्मेशन है, उस संबंध में ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट करता है, सभी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करता है। 193 मेंबर्स या जो देश हैं वो इसके मेंबर हैं। इसका मिशन ये है कि एक बैलेंस्ड और इफेक्टिव इंटरनेशनल IP सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिले। मैंडेट ये है, इसका जो मैंडेट है वो WIPO कन्वेंशन के तहत जो भी प्रोसीजर्स और गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो वर्क करती हैं, और जो WIPO कन्वेंशन है उसे 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्राम उजाला के बारे में है। हाल ही में गवर्नमेंट ने ग्राम उजाला प्रोग्राम, इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन्हें सिर्फ 10 रुपये में LED बल्ब्स दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये एक ऐसी स्कीम है जो दुनिया में सबसे चीपेस्ट LED बल्ब प्रोवाइड करवाएगी रूरल पॉपुलेशन को। इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के अंडर में। ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है।
एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL की। ये हाई क्वालिटी LED बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे रूरल एरियाज में महज 10 रुपए में। ये सस्ता कैसे है? अगर आप 9 वाट का LED बल्ब लेने जाएंगे तो आपको 80 रुपए का मिलेगा, और अगर आप 12 वाट का LED बल्ब लेने जाएंगे तो आपको 150 रुपए का मिलेगा। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही दुकान से पूछ कर आ रहा हूँ, तो ये सही रेट है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन्हें महज 10 रुपए में ये बल्ब प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 7 वाट और 12 वाट के जो LED बल्ब्स हैं उन्हें 3 साल की वारंटी के साथ रूरल कंज्यूमर्स को दिया जाएगा। एक हाउस होल्ड मैक्सिमम 5 LED बल्ब इस स्कीम के तहत ले सकता है। जो पार्टिसिपेटिंग रूरल हाउस होल्ड है उसके घर पे मीटर लगा होना चाहिए, ताकि पता भी चल जाए कि हाँ आप सही तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके इस इस्तेमाल से बिजली की खपत कम होगी। अब देखिए इस पूरे प्रोग्राम के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अगर आपको याद हो तो इसके पहले गवर्नमेंट ने एक उजाला स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत EESL ने लगभग 36 करोड़ LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इससे जो कार्बन का एमिशन था वो कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हुआ, तो एंटिटी को कार्बन क्रेडिट मिलता है। कार्बन क्रेडिट को बेचा जा सकता है क्योंकि आपने एमिशन कम किया। वो एंटिटीज जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा एमिशन करना चाहते हैं उन्हें इन क्रेडिट्स को खरीदना पड़ता है। तो जब वो ये क्रेडिट खरीदेंगे तो उन्हें एंटिटी को पैसे देने होंगे। वो पैसा जो EESL को मिलेगा उसका इस्तेमाल करके वो ये बल्ब खरीदेंगे। एट द सेम टाइम 10 रुपये प्रति बल्ब वो लोगों से भी लेंगे, तो एक बल्ब के ऊपर 60 रुपये उनको मिल जाएगा, जो कि लगभग LED की कॉस्ट निकल जाएगी। दुकान वाला हमें 80 रुपये में देता है, उसको तो सस्ता ही पड़ता होगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो इंडिया का इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का पूरा टारगेट है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में, उसे भी पूरा करने में मदद मिलेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल CBSE के लिए नए असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में है। CBSE ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर क्लास 6 to 10th के इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के लिए एक नया असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो विजन है उसकी तर्ज पर तैयार किया गया है कि हम जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें ग्लोबल असेसमेंट लेवल पर लेकर जाएंगे। अब देखिए इसमें अच्छी अच्छी बातें की गई हैं सारी, लाइक टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अच्छे क्वेश्चन पेपर्स तैयार करें। असेसमेंट मेथड को भी बेहतर किया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सब्जेक्ट को लेकर एक्चुअल कॉम्पिटेंसी आए, बजाय इसके कि वो चीज़ों को केवल रट लें और दिमाग में उन्हें ठूस लें। जो फ्रेमवर्क है वो एक ऐसा मॉडल तैयार करेगा जहां पर स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी ऐसी बढ़ेगी कि वो डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, रैदर वो रॉट मटेरियल केवल रटे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं। तो केवल अच्छी अच्छी बातें हैं। अब ये कैसे होगा ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फेज़ में देखिए ये केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, CBSE स्कूल जो चंडीगढ़ में है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और 2024 तक ये 25,000 जो CBSE स्कूल्स हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिसमें 1.32 लाख टीचर्स को और 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। तो ये सारी बातें इस नए असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एडजर्नमेंट साइन डाई के बारे में है। अभी हाल ही में राज्यसभा को एडजर्नमेंट साइन डाई डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है वो खत्म हो गया। लोकसभा इसके पहले ही खत्म कर दी गई थी, या इसको एडजर्न कर दिया गया था साइन डाई फॉर्म में। 2 महीने का ये जो लॉन्ग बजट सेशन था वो इसके साथ ही समाप्त हुआ। अब ये एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या होता है? ये डायलॉग आपने अक्सर सुना होगा कि हाउस को 2 दिनों के लिए एडजर्न किया जाता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो हो हल्ला मचाते हैं, पेपर्स फाड़ देते हैं, कुर्सियां तोड़ देते हैं, तो फिर जो स्पीकर होते हैं या फिर चेयरपर्सन होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो वो कह देते हैं कि मैं 2 दिन के लिए जो हाउस है उसे एडजर्न कर रहा हूँ। वो होता है एडजर्नमेंट। यही डिफरेंस है एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई में। जब हाउस को स्पीकर या चेयरपर्सन एडजर्न करते हैं तो वो बताते हैं कि कितने समय के लिए हम एडजर्न कर रहे हैं। अब वो एडजर्नमेंट 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए हो सकता है, और अगर वो टाइम ना बताएं तो उसे एडजर्नमेंट साइन डाई कहा जाएगा। एडजर्नमेंट साइन डाई जो सिटिंग है उसे टर्मिनेट कर देता है। सिटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में होते हैं सेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इंडिया में होते हैं 3 सेशंस, पहला बजट सेशन, दूसरा मानसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन। एक सेशन में होती हैं कई सारी मीटिंग्स। मीटिंग मतलब 1 दिन की जो पूरी मुलाकात है उसे मीटिंग कहा जाता है, और एक मीटिंग में होती हैं 2 सिटिंग्स। पहली सिटिंग होती है मॉर्निंग सिटिंग, ठीक है, और दूसरी सिटिंग इवनिंग सिटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो रात तक नहीं बैठते, उनको टेलीविजन भी देखना होता है। तो दूसरी सिटिंग को कहा जाता है पोस्ट लंच सिटिंग। जो पहली सिटिंग होती है वो यूजुअली 11 से 1 बजे तक होती है,
फिर 1 घंटे का लंच होता है और फिर 2 से 6 की दूसरी सिटिंग होती है। तो जब एडजर्न किया जाता है हाउस को, तो ये जो सिटिंग है उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब ये सिटिंग, अगर उन्होंने कहा कि मैं इस सिटिंग को टर्मिनेट करता हूँ, मॉर्निंग में कह दिया तो मतलब 11 से 1 की सिटिंग टर्मिनेट हुई है, खाना वाना खा के 2 से 6 के बीच में हाजिर हो जाओ। अगर उन्होंने सिटिंग को टर्मिनेट किया, एडजर्न किया, लेकिन टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया, तो उसे एडजर्नमेंट साइन डाई कहा जाता है। यूजुअली स्पीकर या फिर चेयरपर्सन ऐसा नहीं करते, ऐसा केवल तभी किया जाता है जबकि पूरा सेशन खत्म हो जाए। जब सेशन का आखिरी दिन होता है तब वो कह देते हैं कि हाउस एडजर्न हो गया। अब जब अगला सेशन होगा तो देखेंगे कब आना है। तो इतना तो क्लियर हो गया आपको कि एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या होता है। मतलब हाउस को एडजर्न किया जाए, सिटिंग को खत्म कर दिया जाए, लेकिन टाइम ना बताया जाए। ऐसा यूजुअली सेशन के खत्म होने के बाद करता है। ये जो अधिकार है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये भी अधिकार होता है कि वो एडजर्नमेंट करने के बाद किसी भी समय वापस से सिटिंग को बुला ले। अगर टाइम बता के एडजर्न किया है तो भी बुला सकते हैं, साइन डाई में किया है बिना टाइम बताए तब भी वापस कभी भी बुला सकते हैं, एक नोटिफिकेशन देके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल के बारे में है। लोकसभा ने अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 2021 को पास कर दिया। राज्यसभा में ये लास्ट वीक पास हो गया था। यह है क्या? यहाँ पे 2 शब्द हैं, अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। देखिए, अगर आप इंडिया में हेल्थ सेक्टर पर निगाह डालेंगे तो आपको 2 तरीके के लोग दिखेंगे। एक वो जो बहुत ही हाईलाइटेड रहते हैं, डॉक्टर्स एंड नर्सेस। लेकिन दूसरे फेज में जब आप हॉस्पिटल से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको कुछ और भी लोग मिलते हैं जिन पर हम भी बहुत कम ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत कम ध्यान देती है। वो हैं लैब टेक्नीशियंस, डाइटिशियंस। अगर आप कोई चेकअप करवा रहे हैं तो वो जो चेकअप करने वाले प्रोफेशनल्स हैं वो लोग, उन पर यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते, जबकि उनका एक बहुत ही की रोल होता है। अगर ब्लड टेस्ट करने वाला व्यक्ति अच्छी तरीके से एक्सपर्ट नहीं है, वो आपका गलत टेस्ट कर दे तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? लेकिन इनके रोल के लिए इंडिया में कोई प्रोफेशनल कोर्सेस यूनिफाइड तरीके से रन नहीं करते। ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर में रिसर्चेस में इन्वॉल्व हैं, एडवाइस करते हैं या टेक्निक्स वगैरह डेवलप करते हैं, उनको भी हम बहुत कम ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के लिए नया बिल प्रपोज किया गया है, ये सेकेंड ग्रुप जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। तो बिल में देखिए, ऐसे लोगों के लिए जो कोर्सेस हैं उनके रेगुलेट और उनको एक स्टैंडर्ड पर लाने की बात की जा रही है। एक है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। अलाइड में कौन कौन से लोग आते हैं? एसोसिएट आ जाते हैं, टेक्नीशियंस आता हैं, लाइक लैब टेक्नीशियंस हैं या फिर एमआरआई करने वाले जो टेक्नीशियंस हैं वो लोग हैं। टेक्नोलॉजिस्ट जो ट्रेंड होते हैं डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए, इलनेस, डिसीज, इंजरी, इम्पेयरमेंट, इन सबको असिस्ट करने के लिए जो लोग हैं वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस बिल के में ये बोला गया है कि ऐसे लोगों के पास इस बिल के तहत डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं तो साइंटिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं और भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड में हेल्थ में एडवाइस करते हैं, रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, सुपरवाइज करते हैं, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, थेरोपेटिक, ये सब सर्विसेज देते हैं। तो इनको भी इसमें कवर किया गया है। इनके पास भी इस बिल के तहत डिग्री होनी चाहिए। जो अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। मतलब हर कैटेगरीज में ये लोग आएंगे। लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स, ट्रॉमा एंड बर्न केयर प्रोफेशनल्स, सर्जिकल एंड एनेस्थेसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सभी क्लासिफिकेशन में उनको क्लासीफाई कर दिया जाएगा। फर्दर जो बिल है वो एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का प्रावधान करता है। ये बताएंगे कि इनकी एजुकेशन कैसे की जाएगी, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रैक्टिसेस कैसे ऑप्ट की जाएंगी। एक ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्ट्री भी या रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा जिसमें सभी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स का डेटा मेंटेन किया जाएगा। यूनिफॉर्म एंट्रेंस लिया जाएगा और एग्जिट एलिमिनेशन एग्जामिनेशन का भी प्रावधान किया जाएगा। राज्यों में भी यहाँ पर 6 महीने के भीतर स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के बनाने का प्रावधान किया गया है। एट द सेम टाइम ये जो नेशनल कमीशन होगा ये एक प्रोफेशनल काउंसिल का गठन करेगा सभी एरेनाज में जहां पर अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज के बारे में है। यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एसईसी ने अभी वार्न किया कि जो स्पैक्स में इन्वेस्टमेंट है वो खतरे वाला है। तो एक प्रकार की ये वार्निंग थी। स्पैक्स के ऊपर हम पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप कोई कंपनी खड़ी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोगों से पैसे लेने होते हैं। लोगों से पैसे या इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होता है और उसके बाद आप अपनी कंपनी के लिए आईपीओ जारी करते हैं जिसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन कंपनी को रजिस्टर करना और उसके बाद आईपीओ जारी करना ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आपको कई सारी टेक्निकलिटीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है
जिसमें आप इन सभी टेक्निकलिटीज से ऊपर उठ के लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। वो रास्ता है स्पैक्स। वो आईपीओ का एक शॉर्टकट है। जब आप आईपीओ जारी करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंपनी का परफॉर्मेंस और उसका जो भी विजन डॉक्यूमेंट है सब कुछ तैयार करके लोगों के सामने रखते हैं, तब इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा तरीका ये है स्पैक्स। इसमें जो कंपनी स्पैक्स बनी है इसका कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं होता, मतलब वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही है, इट इज जस्ट अ कंपनी ऑन पेपर। इसीलिए कई बार इसे सेल कंपनी भी कहा जाता है। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालते हैं। अब इनको किस उद्देश्य से बनाया जाता है? समटाइम्स इन्हें ब्लैंक चेक कंपनी भी कहा जाता है, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बार हम लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो एक नई कंपनी को हम एक्विजिशन कर लेंगे, लेकिन किस कंपनी का एक्विजिशन किया जाएगा ये हमें पता नहीं है, इसलिए इसे ब्लैंक चेक कंपनी भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि सपोज करिए 4 लोग हैं, ये इंडिविजुअल्स, इनके पास खूब सारे पैसे हैं। इन्होंने कहा कि हम सब लोग अपना पैसा लगाते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं और उसके बाद हम एक नई कंपनी को सीधा खरीद लेंगे, ठीक है? तो इन चारों लोगों ने मिलकर एक स्पैक बना लिया और बाकी लोगों से बोला कि देखो हम लोग बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं, आप हमारे पास पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो सभी लोग इनके नाम पर, चूंकि इनका ट्रस्ट है मार्केट में कि ये पैसा डुबाएंगे नहीं, ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, इनको पता है कौन सी कंपनी खरीदनी है, तो सब लोग इस पैक में पैसा डालेंगे। इस पैक में जो पैसा आएगा उसे एक एस्क्रो अकाउंट में डाला जाएगा। ये नहीं कि चारों अपने अपने अकाउंट में डाल लेंगे फिर लेके भाग गए तो क्या करेंगे। ये जो एस्क्रो अकाउंट होता है ये थर्ड पार्टी अकाउंट होता है। जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भरोसा दिलवाया जाता है कि आपका पैसा एस्क्रो अकाउंट में है, उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ एक्विजिशन के लिए ही किया जाएगा। जब पैसा आ जाएगा 2-4 महीने में खूब सारा, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि किस कंपनी को खरीदना है। सीधा एक कंपनी को खरीदा और ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, कोई बवाल नहीं करना पड़ा, लोगों से पैसा मिल गया। आईपीओ में कितना तामझाम होता है, ठीक है? लेकिन अगर 2 साल के भीतर जो पैसा मिला है वो उसका इस्तेमाल करके किसी कंपनी को नहीं खरीद पाए तो फिर उन्हें इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करना होगा। तो नाम में ही स्पष्ट है कि ये कंपनीज एक प्रकार की सेल कंपनीज होती हैं, कंपनीज ऑन पेपर होती हैं, हालांकि इनके लिए पूरे लीगल मेथड्स हैं। तो एक प्रकार से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होती हैं जिनका काम कंपनीज का एक्विजिशन करना होता है और वो उसी के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है? यहां पर जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो हीलियम के बारे में है। इंडिया जो मेजॉरिटी ऑफ हीलियम का इंपोर्ट करता है वो अपनी डोमेस्टिक नीड के लिए करता है। हीलियम के बहुत ज़्यादा रिजर्व जो हैं वो यूएसए में है। यूएसए का जो प्लेन का इलाका है वहां पर बहुत सारा हीलियम मिलता है, तो ग्लोबल एक्सपोर्ट पर कहीं ना कहीं यूएसए की मोनोपोली है। लेकिन अभी कुछ समय पहले यूएसए ने अनाउंस किया कि वो अपना हीलियम का एक्सपोर्ट कम करेंगे। इंडिया डेफिनेटली इससे प्रभावित होगा। अब हीलियम है क्या, उसका यूज क्या है? हीलियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसके बारे में आपने बेसिक क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। इसका सिंबल He होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये एक नोबल गैस है, नोबल गैस ग्रुप में आने वाली एक गैस है। नोबल ग्रुप में आने वाली गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोवेस्ट होता है सभी एलिमेंट्स में। ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। हीलियम जो है वो सेकंड लाइटेस्ट और सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है जो हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मिलता है। मतलब दूसरा ऐसा एलिमेंट है जो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो पहला कौन सा है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, जो सबसे हल्का है और सबसे ज्यादा मिलता है। जो लिक्विफाइड हीलियम है आप उसे -270 डिग्री सेल्सियस पे अवेल कर सकते हैं ठंडा करके। जब आप इतना ठंडा करेंगे तो हीलियम जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब वही है, ये रिएक्टिव नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं करता। इसका इस्तेमाल मेटल्स की वेल्डिंग में किया जाता है। स्पेसिफिकली आप एल्यूमिनियम का नाम ले सकते हैं। रॉकेट प्रपल्शन में फ्यूल टैंक को प्रेशराइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है अगर लिक्विड हाइड्रोजन। तो उसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर होता है उस पर आपको हीलियम ही गैसेस फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हीलियम को लिक्विड बनने के लिए -270 का टेम्परेचर चाहिए और हाइड्रोजन -252 पर ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो -252 पे जो हीलियम है वो अभी भी गैस में होता है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है उस चैम्बर में। पार्टी बलून्स के तौर पे हीलियम का इस्तेमाल होता है। एमआरआई स्कैनर्स, मेट्रॉइड और रॉक्स की डेट निकालने के लिए कितने पुराने हैं, हीलियम कंटेंट को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स वीपो रिलीज करता है इसे। ग्राम उजाला, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एलईडी बल्ब्स रूरल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एडजर्नमेंट साइन डाई, इसमें सिटिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो घंटे, दिन या हफ्ते हो सकता है। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं होता। स्ट्रिक्टली ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए बनाई जाती हैं। हीलियम ये सेकंड लाइटेस्ट और सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आज के सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।